नमस्कार, मैं प्रबुद्ध चौहान हूँ। चर्चा मुद्दे की में आज बात करेंगे फिर से गोदी मीडिया की, क्योंकि जहाँ देश मंदी की मार झेल रहा है और महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, तो फिर एक बार औरंगजेब को जिंदा कर लोगों का ध्यान हटाने का काम गोदी मीडिया कर रहा है। मस्क और मेहरा में समानता भी है और जमीन आसमान का अंतर भी। ट्रंप को जैसे मस्क मिल गए हैं, वैसे ही लगता है योगी जी को मेहरा मिल गए हैं। मस्क तो रॉकेट के साथ साथ सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन पिंटू मेहरा सरकार नहीं चलाते, केवल नाव चलाते हैं और चलवाते हैं। सरकार उनका गुणगान जरूर करती है। मस्क ने तो अभी गुड जॉब नहीं किया है, उन्हें करके दिखाना है, लेकिन योगी जी ने मेहरा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मेहरा ने गुड जॉब करके दिखा दिया है। कुंभ में 30 करोड़ कमा लिए हैं। बस एक अंतर है, ट्रंप ने भरी सभा में मस्क का नाम लिया और मस्क ने भी खड़े होकर उनका अभिवादन किया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में, विधानसभा में मेहरा का नाम नहीं लिया, बस नाविक कहा और भूरी एंड भूरी प्रशंसा की। एक कमी और रह गई, मस्क तो अमेरिकी संसद में मौजूद थे। जिस दिन मुख्यमंत्री ने मेहरा का किस्सा सुनाया, उस दिन मेहरा परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा में मौजूद नहीं था। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। हमने भारत में मोदी गोदी मीडिया के खेल को समझने के लिए दिया है। मस्क और मेहरा का उदाहरण हमने भारत में गोदी मीडिया के खेल को समझने के लिए दिया है। एक नाविक ने कुंभ के दौरान 45 दिनों में 30 करोड़ की कमाई की। कितना जीएसटी दिया, कितना आयकर देगा, इन सब को लेकर सामान्य जिज्ञासा होनी चाहिए। पत्रकारों में तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सब ने योगी जी का बयान चलाया। सिर्फ एक अखबार ने योगी जी के मस्क यानी पिंटू मेहरा की पोल खोलकर रख दी। उसने बता दिया कि मुख्यमंत्री जिस नाविक की कहानी बता रहे हैं वो अरैल का पिंटू मेहरा है। इस रिपोर्ट में रिपोर्टर का नाम नहीं है। अपने परिवार वालों के साथ मिलकर 30 करोड़ कमाने वाला पिंटू नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर है। उस पर हत्या के प्रयास समेत कई संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। 2009 में अरैल में हुए जघन्य दोहरे हत्याकांड का भी आरोपी है। उसके 2 भाई और पिता भी थाने के हिस्ट्री सीटर रहे हैं। इस पिंटू पर गौरवान्वित होते हुए योगी जी बता रहे हैं कि 130 नावें चलाकर 30 करोड़ इसने कुंभ में कमा लिए। पत्रकार लिख रहे हैं कि 2017 में जिस गैंगवार की गोलीबारी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र अखिलेश त्रिपाठी की मौत हुई थी, उस गैंग का नेतृत्व पिंटू मेहरा ही कर रहा था। इस खबर के आने के बाद भी गोदी चैनलों पर यूपी के इस लोकल मस्क यानी पिंटू मेहरा के कारनामों पर कोई डिबेट नहीं हुई। किसी ने सवाल नहीं किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिंटू मेहरा का जिक्र सदन में कैसे कर दिया। उन्हें जानकारी किसने दी? क्या उन्हें नहीं बताया गया कि यूपी के मस्क पिंटू मेहरा पर हत्या के मुकदमे दर्ज हैं? हमने इस प्रसंग से शुरुआत इसलिए की कि गोदी मीडिया आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बताना चाह रहा हूँ, आप अभी सतर्क हो जाइए। ये सही है कि अब देर हो चुकी है और सत्यानाश हो चुका है और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर भी पता तो होना चाहिए कि इंजेक्शन आपको मलेरिया का लगाया जा रहा है या फिर कैंसर का। इस मीडिया ने जनता को बताने के लिए सरकार से पूछना बंद कर दिया है और सरकार को बचाने के लिए आपको भटकाना शुरू कर दिया है। वरना ये मीडिया पूछता कि क्या भारत में पेट्रोल का दाम 95 या 100 रुपये लीटर हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया है। जब पेट्रोल का दाम 90 लीटर से ऊपर भाग रहा था, तब कच्चे तेल का दाम दिखाकर बताया जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण ऐसा हो रहा है। कभी कहा गया सर्दी के कारण, तो कभी कहा गया युद्ध के कारण। लेकिन अब जब कच्चे तेल का दाम कम हो गया है, कम नहीं काफ़ी कम हो गया है, तब पेट्रोल के दाम से राहत क्यों नहीं दी जा रही? क्या आप नहीं चाहते कि तेल के दाम कम हो जाए? यही नहीं, पूरी दुनिया में ट्रंप के टैरिफ को लेकर बहस हो रही है। क्या आपने
गोदी चैनलों पर इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर कोई बहस होती देखी है? शेयर मार्केट में लोगों के 90 लाख करोड़ स्वाहा हो गए पिछले 5 महीने में। क्या आपने इसे लेकर बहस देखी? किसी भी चैनल को वित्त मंत्री से सवाल करते देखा गया? आपको बताते देखा कि किस किस कारण से यह तबाही आ रही है? आपको चिंता करने की ज़रूरत है या नहीं? जब ये सब दिखता ही नहीं तो मीडिया अपना काम कैसे करता है, अपना पन्ना कैसे भरता है और गोदी चैनलों का स्लॉट कैसे पूरा किया जाता है? आज हम इस पर बात करना चाहते हैं भारत में। अब सवाल प्रधानमंत्री मोदी से नहीं, सवाल पूछा जा रहा है 300 साल पहले मर चुके औरंगजेब से। इनके बारे में गोदी मीडिया इतनी चर्चा कर रहा है कि जैसे यही सरकार चला रहे हैं। हम तो नहीं बता सकते, लेकिन आप औरंगजेब से पूछ लीजिए कि 2014 के बाद से वो कितनी बार टीवी के डिबेट में आ चुके हैं और अभी कितनी बार और आने वाले हैं। इनकी सरकार से क्या दोस्ती है कि हर बार उसे सवालों से बचाने के लिए टीवी स्टूडियो में टॉपिक बनाकर ले आया जाता है? गोदी मीडिया के टॉपिक भी देखिए, लिखा है कब खुदेगी औरंगजेब की कब्र, औरंगजेब को आक्रांता मानने को क्यों नहीं तैयार, औरंगजेब पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट, औरंगजेब पर सियासी घमासान, औरंगजेब से प्रेम वोट बैंक का गेम। कहीं से कोई बयान दे दे और औरंगजेब पर बहस चालू हो जाती है। क्या हिंदी, क्या इंग्लिश चैनल? एक अंग्रेजी चैनल की बहस है, उसकी हेडलाइन बता रहा हूँ, लिखा था इज औरंगजेब द न्यू पॉप आइकॉन। एक दूसरी बहस में सवाल घुमाया जा रहा है कि अपोजिशन शोज डीप रेवरेंस टू औरंगजेब, इज ही देयर यू आइडल। मतलब औरंगजेब को विपक्ष से जोड़ दिया जा रहा है। महंगाई, मार्केट, पेट्रोल के दाम को लेकर विपक्ष जो सवाल करता है उसे औरंगजेब के नाम पर गायब कर दिया जाता है। पेट्रोल के दाम पर बहस नहीं, पिंटू पर बहस नहीं, मेहरा के कारनामों पर बहस नहीं, लेकिन औरंगजेब पर धुआंधार बहस चल रही है। मेरी राय में औरंगजेब को अपने नाम से न्यूज़ चैनल खोल लेना चाहिए या खुद ही एंकर बनकर डिबेट शुरू कर देनी चाहिए। आप दर्शक सोचिए कि किसी न किसी बहाने मुसलमानों से नफरत जगाने वाले मुद्दे घुमा फिरा कर लाए जाते हैं और इनका आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। जिस सप्ताह बाजार में लोगों के कई लाख करोड़ हवा हो गए, लोगों के दिल धड़कते रहे कि पूंजी बचेगी या डूब जाएगी, उसी सप्ताह गोदी मीडिया औरंगजेब पर डिबेट किए जा रहा था। क्या इसके पास प्रधानमंत्री मोदी के किसी काम पर डिबेट करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया 10 सालों में जिसे दिखाकर गोदी मीडिया एक सप्ताह तक विपक्ष को घेर सके? विपक्ष को घेरने के लिए अब औरंगजेब की मदद क्यों ली जा रही है? ये हाल है आपके गोदी मीडिया का। किसी को गिनती करनी चाहिए कि ट्रंप की टैरिफ नीति पर कितने डिबेट हुए और औरंगजेब पर कितने। आप दुनिया के अखबार निकाल कर देखिए, टीवी चैनल देखिए, हर जगह ट्रंप की सनक और टैरिफ नीति पर चर्चा चल रही है। लेकिन भारत में गोदी मीडिया ने औरंगजेब के नाम पर पूरा हफ्ता आराम से निकाल दिया। सवाल करने से बचा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के बारे में सम्मानित तरीके से बात नहीं कर रहे हैं और भारत एक शब्द नहीं बोल रहा, जबकि कनाडा और चीन ने ट्रंप को जवाब दे दिया है। मौजूदा प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर पाता है ये गोदी मीडिया और मरे हुए एक बादशाह का फोटो लगाकर ऐसे सवाल कर रहा है जैसे औरंगजेब अभी जिंदा है। क्या पाठकों और दर्शकों का यही बौद्धिक स्तर है? गोदी मीडिया तो यही समझता है। एक दिन दुनिया गोदी चैनलों के पाठकों और दर्शकों पर हंसेगी। मार्केट में आपके इतने पैसे डूब गए और डिबेट चल रहा है, ये सब टॉपिक है जो मैं पढ़ रहा हूँ। जवाब पत्थर से योगी, ऐसे शांत करवा दिया जाएगा। अगला शाहकार अब मथुरा के लिए, योगी तैयार। संभल विवादित मस्जिद में अब हिंदू पूजा करेंगे। केशवन पार्क, क्या मोदी का मैसेज मुसलमानों को कबूल है? मोहम्मद शमी का रोजा न करने पर बवाल। होली, रमजान, फिर हिंदू मुसलमान, साल में 52 जुमे, होली एक। कैसी चेतावनी दे गए संभल सीओ? महाकुंभ में होने वाला था आतंकी हमला, क्या आपको यही चाहिए था? आज किसी शिक्षा मंत्री के काम को लेकर बहस नहीं होती? आपके जिले का कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसी है, कैसी हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर बहस नहीं होती? किस कॉलेज में इतिहास का टीचर कैसा है भी या नहीं, इसी पर बहस कर लीजिए। लेकिन टीवी चैनल के लोग आपको औरंगजेब के नाम पर झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं। सवाल किया है कि अप्रैल 2024 में एक बैरल $86.88 था। 6 मार्च 2025 को एक बैरल 66.73 का हो गया।
एक साल में दाम 23% से ज़्यादा घटा। रूसी क्रूड ऑयल खरीदकर सरकार ने पिछले साल $25 बिलियन बचाए, लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए? नहीं, क्योंकि आपसे मुनाफाखोरी की जा रही है। कच्चे तेल का भाव 23% घट गया, पेट्रोल का दाम 10% भी नहीं। इनकम टैक्स अधिकारियों को यह पावर दिया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया अकाउंट भी देख सकेंगे, ईमेल के पासवर्ड भी आपको उन्हें देने होंगे। निजता पर, प्राइवेसी पर इतना बड़ा खतरा आने वाला है और चर्चा नहीं। आरटीआई कानून को कमजोर किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, लेकिन कोई चर्चा नहीं होती। ये मीडिया आपको किस भारत के लिए तैयार कर रहा है, किस अंधेरे में ले जा रहा है? कम से कम इतना तो सोचा कीजिए। क्या आपको जरा भी संदेह नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी अनंत अंबानी के निजी वन वनतारा की तारीफ कर रहे हैं? उस वनतारा को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के ट्वीट करते ही फिल्म स्टार से लेकर क्रिकेट खिलाड़ियों के भी ट्वीट कैसे आने लगे, कैसे आने लग जाते हैं? क्या ये सारे अभिनेता और खिलाड़ी प्रधानमंत्री के हर ट्वीट पर लिखते हैं? नहीं लिखते। इसी ट्वीट पर इतने सारे खिलाड़ियों और अभिनेताओं ने क्यों लिखा? जनता की किसी समस्या पर वो तो इन्होंने लिखना कब का बंद कर दिया है, लेकिन अनंत अंबानी के वनतारा की तारीफ क्या हुई? एक के बाद एक शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट से लेकर आनंद महिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का ट्वीट आ गया। इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है और खबरों को गायब कर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नाम से खबर बनाई जा रही है। कब जंगल गए, कब मंदिर गए, कब सांप उठाया, कब शादी में गए। इस खबर पर चर्चा कोई नहीं कि गुजरात में 2 साल के भीतर 286 सिंहों की मौत हो गई। 58 सिंहों की मौत सड़क हादसों में और कुओं में डूबने से हो गई। गैर कुदरती कारणों से हुई है। मीडिया रिपोर्ट में बीमारी से लेकर शिकार और अन्य हादसों को कारण बताया जा रहा है। ये जानकारी खुद गुजरात के वन मंत्री ने विधानसभा में दी है। फिर भी आपको इस मामले पर कोई बहस नहीं मिलेगी। लेकिन आपको इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री को वन्य जीव प्रेमी तो बता दिया जाता है, मगर ये बताया गया है क्या कि उनके 10 साल में वन्य जीवों की हालत क्या रही? वो एक प्राइवेट व्यक्ति के चिड़ियाघर का प्रचार क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने इन सब को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी जरा सुनाते हैं। The new income tax law proposes that the tax official should have access to your emails, should have access to your social media, should have access to your bank accounts, should have access to your trading accounts. So what happens? They have access to your email, they read all your private conversations. They have access to your social media, they know exactly what you're posting, who you're engaging with, what your preferences politically or otherwise are. They have access to your bank accounts, they have every information on how much money you're making and how you're spending it. They have access to your trading accounts. They know what your financial footprint is, where you're investing, how you're investing, how much you're investing. I don't know if you find with this. I am certainly one who's not. I mean, for all of us who protect our emails with passwords and things like that, then let's put it all in the public domain. Because this is nothing but the government trying to enter into our lives surreptitiously. This is nothing but the government trying to take control through the back door entry. This is nothing but the government trying to make India a surveillance state. And I'm not fine with it. Because we've already seen how driven by vendetta politics this particular government is, the Modi government is. They weaponize ED, CBI and income tax, not just against their political opponents, to crush activists or students, but anybody who has a difference of opinion. ट्रंप ने भारतीयों को बेड़ियां पहनाकर, हथकड़ियां पहनाकर भारत भेजा। इनमें से किसी से कुछ भी नहीं बोला गया। मीडिया ने सरकार से सवाल तक नहीं किया कि अमेरिकी सेना का विमान इस तरह से भारतीयों को लेकर भारत की धरती पर उतरा कैसे। तर्क दिए गए कि अमेरिका का कानून तोड़ा है, तो वहां के हिसाब से कार्रवाई हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका ने नेपाल के 8 नागरिकों को भी वापस नेपाल भेजा? इससे पहले 27 नेपाली नागरिकों को भेजा गया। 5 मार्च को आए विमान में लोगों को हथकड़ी लगाकर नहीं भेजा गया, उन्हें बेड़ियां पहनाकर नहीं भेजा गया, न अमेरिकी सेना के विमान से भेजा गया। नेपाल के नागरिकों ने भी अमेरिका का कानून तोड़ा होगा, लेकिन उनके साथ वो बर्ताव नहीं किया गया जो भारत के नागरिकों के साथ किया गया। इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या ट्रंप भारत को अपमानित कर रहे हैं? क्या वो भारत के साथ सम्मानजनक व्यवहार कर रहे हैं? न मीडिया सरकार से पूछ रहा है और न सरकार कुछ बोल रही है। उल्टा विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन के कार्यक्रम में कह रहे हैं कि सब नीतियां भारत के अनुकूल हैं, यानी ट्रंप की सब नीतियां भारत के अनुकूल हैं। सारे सवाल इन दिनों इन्हीं से पूछा जा रहा है जो खुद को आलमगीर कहा करते थे।
जिसके बारे में नेहरू ने कहा था औरंगजेब तथाकथित महान मुगलों का आखिरी नाम, जिसने घड़ी की रफ्तार को उलटने की कोशिश की और अपनी इस कोशिश में न केवल घड़ी की रफ्तार रोक बैठा बल्कि उसे तोड़ भी डाला। लेकिन गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी को सवालों से बचाने के लिए औरंगजेब को बहस में लाया जा रहा है और बहस में लाने के लिए घड़ी घुमाया जा रहा है। महाराष्ट्र के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, उस पर चर्चा इस लिस्ट में कहीं नहीं है। यही मंत्री अगर बंगाल का होता तो हर चैनल पर सातों दिन डिबेट किया जाता और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने से लेकर ममता बनर्जी का इस्तीफा तक मांग लिया जाता। बीड जिले के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के सिलसिले में महाराष्ट्र के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ। इस बारे में एक अखबार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरन चड्ढा बुरवानकर का कॉलम लिखा। लेख शुरू होता है कि महाराष्ट्र सरकार के एक पावरफुल मंत्री का इस्तीफा हुआ है, लेकिन पूरे लेख में मंत्री का नाम नहीं है। मंत्री का नाम जानने के लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी। इतने लंबे लेख में मंत्री के नाम को जगह नहीं दी गई। तकरीबन 800 शब्दों से अधिक का लेख है, इसमें पावरफुल मंत्री का नाम दिया जा सकता था। अगर आपने केवल ये लेख पढ़ा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस पावरफुल मंत्री का नाम धनंजय मुंडे है। भले आप अखबार 50 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन अखबार खोल लेने से पढ़ना नहीं आता। काफ़ी ध्यान से देखना होता है कि क्या लिखा गया है और कैसे लिखा गया है। लेकिन संतोष देशमुख की हत्या क्यों हुई? एक विंडमिल एनर्जी कंपनी से नेताओं के गुंडे पैसे वसूलना चाहते थे, लेकिन संतोष देशमुख ने ऐसा होने नहीं दिया तो उनकी हत्या कर दी गई। संतोष देशमुख को टॉर्चर करके मारा गया। धनंजय मुंडे फडणवीस सरकार में खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जब इनके एक करीबी वाल्मीकि कराड की संतोष देशमुख की हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई, तभी से विपक्ष इनके इस्तीफे की मांग करने लगा, मगर सरकार ने इस्तीफा लिया नहीं। फडणवीस इनका बचाव करते नजर आए, मगर पिछले हफ्ते सीआईडी की चार्जशीट की डिटेल बाहर आने के बाद धनंजय मुंडे का बचाव करना मुश्किल हो गया और विधानसभा सत्र के दौरान ही मंत्री का इस्तीफा मांग लिया गया। धनंजय मुंडे ने लिखा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर इस्तीफा दिया है, तो वहीं अजीत पवार का कहना है उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। धनंजय मुंडे एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के विधायक हैं और सरकार में मंत्री थे। चार्जशीट के अनुसार 3 घंटे तक सरपंच संतोष देशमुख के साथ मारपीट हुई। हत्यारों ने 15 वीडियो रिकॉर्ड किए जिसमें वो एक दूसरे के नाम ले रहे हैं। मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड और धनंजय मुंडे की एक दूसरे के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। भीड़ में एक सरपंच की इतनी बड़ी हत्या हो गई, बहस औरंगजेब की हो रही है। इस देश में गुंडों से वसूली का विरोध करने वाले एक सरपंच की जघन्य हत्या कर दी जाती है और उस सरपंच के लिए कोई बोलता तक नहीं। राजीव रंजन ललन सिंह भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री हैं। उनसे पूछिए कि क्या उन्हें सरपंच संतोष देशमुख के परिवार वालों से मिलने नहीं जाना चाहिए था। एक ईमानदार सरपंच की हत्या की जाती है और पंचायती राज मंत्री अपने ट्विटर पर भी नहीं लिखते। हमने उनके ट्विटर हैंडल पर चेक किया, कहीं तो श्रद्धांजलि दी होगी, कुछ तो कहा होगा, लेकिन अफसोस ट्विटर हैंडल पर कुछ नहीं मिला, ना ही मीडिया में उनका कोई बयान दिखा। संतोष देशमुख की हत्या दिसंबर में हुई थी, तब भी राजीव रंजन ललन सिंह पंचायती राज मंत्री थे और अब जब चार्जशीट पेश हुई है, धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है, तब भी राजीव रंजन ललन सिंह पंचायती राज मंत्री हैं। कितना कुछ बदल गया है। गोदी मीडिया के रहते आपको पता नहीं चलता। एक सरपंच मार दिया गया, उसकी हत्या के कारण एक कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा हुआ, फिर भी उस पर डिबेट नहीं। औरंगजेब पर डिबेट है। गोदी चैनल कोई एक चैनल नहीं, इसके तहत कई सारे चैनल आते हैं, लेकिन उन चैनलों पर आप देखेंगे ज़्यादातर डिबेट मुसलमान विरोधी और औरंगजेब को लेकर हो रही है या फिर गैर जरूरी मुद्दों को लेकर। पांडुरंग मटकाईकर गोवा से बीजेपी के विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी। इन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, गोवा में लूट चल रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है, सब पैसे गिनने में बिजी हैं, सारे मंत्री पैसे गिन रहे हैं। ये आरोप बीजेपी के विधायक का है जो इसी सरकार में मंत्री रहे। अभी तक इन्हें ना तो पार्टी से निकाला गया है, ना इन्होंने अपना बयान वापस लिया है। लेकिन ऐसा ही आरोप अगर ममता बनर्जी का कोई मंत्री दे देता तो कितना हंगामा मच जाता, पूरा तंत्र जुट जाएगा। लेकिन बीजेपी के विधायक ही अपनी सरकार को लूट में शामिल बता रहे हैं
और चर्चा औरंगजेब पर हो रही है। इसीलिए चर्चा के नाम पर औरंगजेब की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपको लगे कि भाई लोग इतिहास ठीक कर रहे हैं। भटकाईकर का आरोप है कि पिछले हफ्ते उन्हें भी एक छोटे से काम के लिए एक भाजपा मंत्री को 15 से 20 लाख रिश्वत के रूप में देने पड़े, मजबूर होना पड़ा, तब भी कोई चर्चा नहीं, कोई खोजी पत्रकारिता नहीं। ये हाल है गोदी मीडिया का कि अब बीजेपी से ही निकल कर कोई कह दे, धरना दे दे कि बहुत भ्रष्टाचार है, तब भी ये गोदी मीडिया खबर के रूप में महत्व नहीं देगा। दिखाएगा, छापेगा तो किनारे छाप कर भूल जाएगा, औरंगजेब को ले आएगा चर्चा में, उसे बड़ा कर देगा। इस सवाल पर बहस नहीं है। औरंगजेब के अलावा न्यूज़ चैनलों की कुछ दूसरी हेडलाइन भी देखिए। पहले प्रधानमंत्री मां गंगा के मायके पहुंच गए। पीएम मोदी मां गंगा ने मुझे गोद लिया है, पीएम मोदी का तगड़ा ऐलान। पीएम मोदी 11 साल बाद मां गंगा के मायके मुखवा पहुंचे। अपने इस चैनल में सबको चौंका दिया। मां गंगा के मायके में पीएम मोदी, ये सब न्यूज़ चैनलों की हेडलाइंस है। किस चैनल पर कवरेज हुआ है, किसने हेडिंग लगाई है कि पीएम मोदी का तगड़ा ऐलान, क्या यही खबर बची है? वाकई आप उनकी यात्राओं को खबर समझकर देख रहे हैं, भले उसमें कोई खबर ना हो। किस चैनल पर आपने ये हेडलाइन देखी कि बीजेपी का विधायक कह रहा है कि गोवा सरकार के मंत्री ने उससे 20 लाख की रिश्वत ले ली, और चैनल डिबेट कर रहे हैं औरंगजेब या प्रधानमंत्री गंगा के मायके पहुंच गए। कुंभ मेले के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, लोग मर गए, और उस घटना को गोदी मीडिया ने तुरंत भुलवा दिया। किसके फायदे के लिए? किसी चैनल पर आपने घटना के बाद वहां मौजूद कुलियों से बातचीत देखी? मीडिया का काम इन दिनों राहुल गांधी कर रहे हैं, देखिए आप भी जरा। अच्छा काम किया आप लोगों ने। इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है यहाँ रह के। तो क्या हुआ? उस दिन 9:15 साढ़े 9 बजे की घटना थी। हमको ये गेट पे काम कर रहे थे, सारी कुली भाई से आम की शिफ्ट के कुली थे सारे। तो हमारे कुछ कुली अंदर गए हुए थे सामान लेके, तो उनको पता 14-15 नंबर पर थोड़ी भगदड़ मची हुई है, मतलब भीड़ ज्यादा थी। हालांकि प्रशासन वहाँ पे था, प्रशासन काफी था, मगर ज्यादा लोग आ गए। लेकिन ज्यादा लोग आ गए। कितने थे, कितने लोग थे? लोगों का क्या आंकड़ा लगाए सर, लेकिन हमने ऐसी भीड़ कभी देखी नहीं। तो हमारे यहाँ पे 100-200 कुली थे, सारे गेट के अंदर गए होते हैं। कुछ ने क्या, ये जो एंट्री होती है, एंट्री पे सारों ने हाथ पकड़ के जो भीड़ थी उसको बाहर से रोका। कुछ लोगों ने भीतर से बैरियर लगा दिए थे, कुछ लोगों ने। जब लोग अंदर भी जा रहे थे उनको मालूम मालूम नहीं था ना सर कि अंदर क्या हुआ था। और आपको पता कैसे लगा? भीतर हमारे लोग थे ना, और वहाँ से आए, भाग के आए थे। उनको भी चोट लगी? हाँ, कुछ लोगों को चोट भी लगी। हमको क्या सारे रास्तों का पता रहता है, तो प्रशासन के साथ साथ में हमने भी अच्छी हेल्प करी। उन्हीं के हिसाब से हम चले थे। हमारी जो रेडी होती है उस पर लेटा के, कुछ घायल थे, कुछ लाश थी, उनको हम बाहर लेकर आए। जो भी कोई 112 नंबर की जो हमारी प्रशासन की गाड़ी थी उसमें भी हमने उनको लाशों को भेजा, और जो एम्बुलेंस थी उनमें भी भेजा। ऑटो वालों को भी हमने खुद के जेब से, कुछ भाइयों ने, जैसे ये भाई 50-100 रुपए उगाकर उनको भी भेजा। एक तरह से हमने इंसानियत के नाते बहुत, हम पे जितना बन सका उतना किया। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ हो गया है? पता लगा सर। आपको किसी ने बताया? आपको बताया नहीं। उसका बच्ची को कंधे पे लटका के लेके आ रहा था उसका बाप। तो मैं 16 नंबर के अंदर से एंट्री कर रहा था, तो उस टाइम रोता बिलखता हुआ है, तो तुरंत रो रहा था। हाँ, पैसेंजर। तो कुली भाइयों से मैंने आके बोली और ऑटो करवाया उसको तुरंत। उसको चोट लगी हुई थी? उसका बच्ची खत्म हो चुकी थी उसकी, तो दब गई थी। हाँ, और इंजरी भी काफी हुई? चोट लगी? हाँ, चोट लगी है। सीढ़ियों पे से गिरे, जो ऊपर थोड़ा पब्लिक चलती आई है उनको नीचे। घायल भी बहुत हुए थे। तो क्या ये सीढ़ी से गिरे और फिर नीचे दब गए? हाँ जी, हाँ। और जैसे सर काफी लोगों में वेट ज्यादा है तो हम पे कंधे पे नहीं आ पाए, वैसे फिर हमारी हाथ गाड़ियों में रख के लाए। ट्रॉलियों में लेके आए, ये ट्रॉली में लेके आए। भारत के लोकतंत्र को खोखला करने में गोदी मीडिया जी जान से लगा हुआ है। धर्म की आड़ में ये आपकी जेब काट रहा है, और गर्दन भी। जब आप अपनी बात कहना चाहते हैं तभी ये औरंगजेब की बात करने लग जाता है। गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के भटकाने के खेल को समझिए। 100 करोड़ लोगों के पास भारत में खर्च करने के लिए पैसे नहीं। बहस वित्त मंत्री की भूमिका को लेकर होनी चाहिए, सरकार की नीतियों को लेकर होनी चाहिए। बहस औरंगजेब को लेकर हो रही है। ये लोग इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि इतिहास के नाम पर आपका भविष्य मिटा रहे हैं। तो सतर्क रहिए और गहन चिंतन कीजिए कि हम किस कठिन दौर से गुजर रहे हैं। चर्चा मुद्दे की में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।